जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, मॉडल सेट टारगेट जीएसएससी 20 आउट ऑफ 20 या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड दरोगा हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको 100 आउट ऑफ 100 मतलब जितना भी मैथ्स के सवाल आएंगे आपको सारे के सारे करके आना है। उन्हीं बेस्ड पे ये हम लोगों का मॉडल सेट है। और ये जो मॉडल सेट है ना, ये कम्प्लीटली आपका एडवांस मैथ्स के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि कोर्स में हम लोगों ने एडवांस मैथ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग जो है अर्थमेटिक में एंट्री मार चुके हैं। और भाई मॉडल सेट होता क्या है, आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा कि भाई मॉडल सेट जो है ना, जिस ट्रेंड पे आपका एग्जाम हो चुका है उनका प्लस में जो आपका एग्जाम में आ सकता है, मतलब जो आया हुआ है उस टाइप के सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में साथ आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा। इसीलिए मॉडल सेट ना बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। और एक मॉडल सेट बनाने में ना बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि उसमें सारी की सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि अभी किस टाइप का सवाल आया है और आगे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। तो भाई मॉडल सेट बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको जहाँ से भी मिले आप मॉडल सेट लगाइए, क्यों ना आप इसके नाम पर प्रीवियस ईयर पेपर को ही फोड़िए, लेकिन आप फोड़िए। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में एग्जाम का नाम लिखा हुआ रहेगा हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को लगाएंगे। नहीं, क्वेश्चन होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने रेलवे के लिए PYQ का सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें से भी ट्रिगो का 3 लेक्चर आपका हो चुका है। आप लोग देखते ही नहीं हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उसमें झारखंड SSC कुछ लिखा हुआ नहीं आता है, सीधा उसमें आता है कि भाई रेलवे का सवाल है। भाई ऐसा नहीं होता है, मैथ्स होता है, मैथ्स होता है। तो आप उन सारी वीडियो को भी देखिए, क्योंकि कंसेप्ट वही होता है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो आपका SSC में आए, रेलवे में आए, झारखंड में आए, कंसेप्ट होता है। ठीक है, एडवांस मैथ किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कंसेप्ट वही रहता है। इसीलिए क्वेश्चन को यार देखो, पूरा देखो, कोई भी सेशन कंप्लीटली देखो। और हम यहाँ पे अपना पैड कोर्स का डंका बजाने नहीं आए, क्योंकि ये आपका मॉडल सेट 1 आपके यूट्यूब पे भी रहेगा और आपके ऐप पे भी रहेगा। और बाकी का जो मॉडल सेट हम लोग लाएंगे 2, 3, 4, 5 ज़रूरत के हिसाब से, वो सारा का सारा आपका ऐप पे रहेगा। तो ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए। और बाकी बात, इस सेशन को कम्प्लीटली देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। एडवांस मैथ का अच्छा सवाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी ये आपका कंसेप्ट भी मजबूत होगा। और आप देखेंगे कि किस किस टाइप का सवाल आया है और किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे ज़रूरी बात, ज़रूरी नहीं है कि जो आया है वही आएगा, लेकिन क्या आ सकता है, अगर हम लोग इसका अंदाज़ा लगा लें और इस हिसाब से हम लोग पढ़ लें तो भैया कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटली एडवांस मैथ पे बेस्ड है हमारा ये सीरीज। ठीक है, कहता है देखिए, एकदम मस्त सवाल आपके सामने लाए हैं कि भैया जिस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा चुका है और क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, डाटा चेंज हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज और कंसेप्ट आपका वही रहेगा। तो अब ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा सेशन आपको ध्यान से देखना है। कहता है कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडाई 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर touch each other pairwise externally. The area of triangle formed by line segments joining the center of 3 circle. हिंदी वालों के लिए 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं बाहर से। 3 वृत्त के केंद्रों से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जबरदस्त वाला सवाल है, कंसेप्ट रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो आपको डायरेक्ट कैसे
इस सवाल का आंसर देना है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हम बेसिक ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या पूरा दे देते हैं। ये 3 सर्कल है जो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है। भाई फिगर पे मत जाना, तीनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है, ऐसे बाहर से। तो भाई तीनों का सेंटर होगा ये। कहता है कि तीनों का जो रेडियस है ना, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर और एक का 8 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो तीनों सर्कल के सेंटर को मिलाने से जो ट्रेंगल बन रहा है ना, मान ले ए बी सी, तो ये जो ट्रेंगल ए बी सी है ना, इसका एरिया आपसे पूछा है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा? तो भाई देखो, ध्यान दो, आप इसको हेरोन फार्मूला से निकालना है। तो भैया उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये हमारा 8 है, ये भी हमारा 8 है, ये 4 है, ये 4 है और ये भी हमारा क्या है 6 है। तो आप इसको डिटेल में हेरोन फार्मूला से जाके निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप इस केस में हेरोन फार्मूला को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हो तो इसका एरिया क्या होता है आप देख लीजिए। इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है आप याद रखिएगा, एरिया होता है वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब ए बी सी क्या है? तो जी ए बी सी तीनों सर्कल का रेडियाई है, तीनों सर्कल का रेडियस है। ए बी सी क्या है? तीनों सर्कल का अलग अलग रेडियस है। मान लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस ए है, इस सर्कल का रेडियस बी है और इस सर्कल का रेडियस क्या है? सी है। बस इतना सा फॉर्मूला से आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप बैठ के हेरोन फार्मूला से भी निकाल सकते हो। ये भी चीज़ आपका हेरोन फार्मूला से ही निकला हुआ है। तो आप ना उसके जगह पे इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो जब इस केस में सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो भाई कुछ चीज़ ना डायरेक्ट याद रखने में बहुत फ़ायदा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब सब कुछ आपके सामने है। अब जरा ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों रेडियस का सम, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 4 और 6 10, 10 और 8 18 गुना ए इंटू बी इंटू सी मतलब 4 गुना 6 गुना 8। आपको याद रखना भाई, देखो आपको ना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में पढ़ने से यही सब रिजल्ट आपको मिलेगा। किताबी कीड़ा मत बनिए, थोड़ा अपने से भी ध्यान लगाइए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो जी अब इसको ज़रा तोड़ दीजिए महाराज। तो हम 18 को हम क्या लिख दें? हम 18 को लिख देते हैं 9 गुना 2 गुना 6 तो 6 है और फिर इसको 8 को हम लिख देते हैं 4 गुना 2। मज़ा आ गया। तो √9 मतलब 3, 2 पेयर है 2 का तो 1 बाहर आ गया, 4 पेयर है 2 का तो 4 बाहर आ गया और 6 पेयर 1 का तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 3 दूना 6 और 6 चौके 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये जो आपका सर्कल बना है ना, ये जो सर्कल बना है ना, इसका एरिया हो जाएगा 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किधर है? ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। सवाल देखिए, कंसेप्ट लगा के आंसर ठोक दीजिए। सवाल देखिए, कंसेप्ट लगा के आंसर ठोक दीजिए। तो आपको ना देखो, मॉडल सेट देखो, प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि आपको साथ साथ कंसेप्ट भी दिया जाए। तो आपको ये कंसेप्ट ना याद रखना है डायरेक्टली, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठ के हेरोन फार्मूला लगाते रहेंगे। उसी फार्मूला से आया है ये, ठीक है, उसी फार्मूला से आया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहता है कि अ मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। कहता है कि अ मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है। व्हाट टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय मैन टू कवर one round of a circular garden of radius 350 मीटर्स। कहता है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? बात को समझिए कायदे से। व्यक्ति का स्पीड कितना है? वो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है
और कहता है कि एक सर्कुलर गार्डन है, एक वृत्ताकार बगीचा है, उसका एक चक्कर लगाना है। जैसे ही बोला एक चक्कर लगाना है, आपको समझ जाना है कि हमें परिधि निकालना है। तो परिधि निकालेंगे, जैसे ही हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, मतलब एक चक्कर कितना दूरी हुआ वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। और कितना समय लगेगा, थोड़ा सा आप ट्रेन में जाइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। क्वेश्चन आपका बन गया। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका प्रैक्टिस, आपका कंसेप्ट इतना तगड़ा होना चाहिए ना कि सवाल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कैलकुलेशन घूम जाना चाहिए, और जैसे ही सवाल खत्म कैलकुलेशन शुरू, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ना वो जी मीटर में दिया है। किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो आप या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, या जो आपका स्पीड है किलोमीटर पर आवर उसको मीटर में चेंज कर दीजिए। तो आपको दोनों बात सिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो आपको मालूम है कि भैया 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम कटम कुटम कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 9 18, तो ये हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? स्पीड आ गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? कहता है कि इस वृत्ताकार जो हमारा सर्कुलर गार्डन है उसका एक चक्कर लगाना है। एक चक्कर लगाना है मतलब परिधि पे एक बार चलना है। तो बताइए परिधि कैसे निकलता है? जब आपको त्रिज्या मालूम होगा, त्रिज्या कितना दिया है? 350 मीटर। तो परिधि कैसे निकालते हैं? 2πr। क्या सर? 2πr। तो 2πr, तो जो हमारा परिधि है वो क्या हो गया? 2πr। तो 2π का वैल्यू 22/7 और r हमारा क्या है? 350 मीटर। अब एक बात बताइए, क्या यही हमारा डिस्टेंस है? क्या यही हमारा डिस्टेंस है? बोलेंगे जी सर यही हमारा डिस्टेंस है, यही हमारा दूरी है, यही हमारा दूरी है, और ये हमारा क्या स्पीड है। तो दूरी को चाल से भाग देंगे तो क्या निकलेगा गुरुदेव? समय निकलेगा। दूरी को चाल से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। देखिए लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोशिश करिए एक स्टेप में आप आंसर ले आए। तो ये जो हमारा परिधि है, एक चक्कर मतलब क्या? परिधि पे दौड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये स्पीड हमारा क्या है? 50/9। देख लो मेरे भाई, देख लो, 7×5=35, 7×5=35। यहाँ पे क्या आया? 50 आया। अब जरा ध्यान दो, क्या ये 50 और ये 50 हमारा निपट गया? अब ये 22 दूना 44, 9 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ये 22 दूना 44 और 9 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो 44 नवा 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 3 39। ले भाई 396 सेकेंड लगेगा, 396 सेकेंड लगेगा एक चक्कर लगाने में। आ गया आपका आंसर। देखो कैलकुलेशन ना थोड़ा ढंग से करो, ठीक है? बच्चा जैसा कैलकुलेशन कभी मत करो मेरे भाई। सिंपल सा इस सवाल का कंसेप्ट था कि सर्कल वाले सवाल को रिलेट कर दिया आपका स्पीड से रिलेट कर दिया, और आपसे पूछ दिया कि टाइम कितना लगेगा। तो आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि अगर समय निकालना है तो दूरी और चाल दोनों चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड दोनों चाहिए। तो स्पीड तो आपका डायरेक्टली दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कहाँ से आएगा? बोला है कि जो हमारा वृत्ताकार गार्डन है ना उसका एक चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा? यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आके फिर रुक जाएगा। तो एक चक्कर मतलब परिधि का दूरी, मतलब इस सर्कल का परिधि कितना है? रेडियस आपका दे दिया है 350 मीटर। कुछ नहीं था सवाल में। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नंबर सवाल कहता है 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स ऑफ एज 4 सेंटीमीटर
5 centimeter and 6 centimeter are melted together to make a new cube. 62 centimeter cube of the melted material is lost due to improper handling. The area in centimeter square of होल सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूब इज। कहता है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को गलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, धातु खराब हो गया। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको वॉल्यूम में मैं ऐसा सवाल करवा चुका हूँ, इस टाइप के सवाल सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आते हैं कि एग्जाम में इसको तोड़ना कैसे है। तो ये 3 घन है जिस और उनका प्रत्येक साइड जो है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों घन को गला दिए तो भाई एक गला के एक नया घन बनेगा, बड़ा वाला घन बनेगा। उस बड़ा घन का ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो जी देखो, अगर हम 4 सेंटीमीटर वाला घन को पिघलाएंगे तो कितना वॉल्यूम मिलेगा, बोलेंगे सर 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है, इससे हमारा वॉल्यूम मिलेगा। जब हम 5 सेंटीमीटर साइड वाला घन को गलाएंगे तो 5 का क्यूब 125। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब मतलब भुजा का क्यूब। और जब हम 6 सेंटीमीटर वाला को गलाएंगे तो 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। अब इन तीनों को पिघला दिए साथ में और ये तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से हमारा बनेगा 6 6 5 11 11 11 और 4 15 का 5 और 21 और 12 40 405 कितना मिलेगा, 405 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा जब इन तीनों घन को गलाएंगे तब। लेकिन बोला है कि 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, धातु हमारा खराब हो गया। तो भाई 405 में 62 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, धातु खराब हो गया। तो 405 में 62 खराब हो गया तो कितना बचा, तो 5 में 4 गया 2 3 मतलब और 3 4 343 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या बचा, वॉल्यूम बचा। और इतना ही वॉल्यूम का हमारा नया घन बना। क्या बना, नया घन बना। भाई नया घन का वॉल्यूम क्या होगा, अगर उसका ईच साइड ए है तो बोलेंगे सर ए का क्यूब, और इसी ए क्यूब का वैल्यू कितना 343। 343 किसका क्यूब है, बोलेंगे सर 7 का क्यूब है। मतलब जो घन है उसका ईच साइड कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अगर उसका ईच साइड 7 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6A स्क्वायर। 6 इंटू A स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो जी 7 7 49, 9 9 6 54 के 4 और 6 चौके 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा नया वाला घन का टोटल सरफेस एरिया। देखिए एग्जाम में एकदम से डिटेल में आप मत लिखिएगा, मेरा बात याद रखिए। जैसा आदत लगेगा ना मेरा भाई, तो वही आपका आदत एग्जाम में बना रह जाएगा। तो आप अभी से सावधान हो जाइए एकदम, कितना कैलकुलेशन करना है और कब कैलकुलेशन करना है। जब आप बेसिक पढ़ रहे हैं तब आप डिटेल में करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। तो सीखा ना स्टेप बाय स्टेप जाता है, और जब चीज़ों को सीख जाते हैं ना तो कई स्टेप को स्किप किया जा सकता है, कई स्टेप को स्किप किया जा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपका ट्रिगो से है, दूसरा आपका अलजेब्रा से है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ट्रिगो पे आते भाई। अलजेब्रा और ट्रिगो में आइडेंटिटी वाला सवाल में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी लैंग्वेज नहीं है। कहता है कि इफ यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया है 0, एंड और थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब धनात्मक न्यून कोण है। थीटा जो है धनात्मक न्यून कोण है।
तो देन द वैल्यू ऑफ मान ज्ञात करें किसका, टेन थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन टेन थीटा माइनस 15 डिग्री इज व्हाट। तो इस वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। देख भाई हमेशा याद रखो, ट्रिगो को अच्छा से पढ़ो। सवाल नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता है, आया है सवाल, आपके सिलेबस में सवाल आया है और आएगा सवाल, ठीक है। भले एक आए दो आए, सवाल ठोकेगा एकदम, ठीक है मेरे भाई। देखो अगर आपको ये चीज़ दिखता है कि टेन थीटा को घटाया कोट थीटा में से और कितना लाया, 0 लाया। टेन थीटा में कोट थीटा को घटा के 0 लाया गया है। इसका मतलब अगर आपको चार्ट ध्यान में है, थीटा का 0 डिग्री, 23 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर अच्छे से ध्यान में है, अच्छे से आप पढ़े हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 45 डिग्री पे टेन और कोट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो भैया 1 में से 1 घटाया तभी तो 0 लाया, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या रखा है, 45 डिग्री। और थीटा के बारे में यहाँ क्या बोला है कि थीटा जो है पॉजिटिव धनात्मक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या है, 90 से छोटा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो देखिए 45 डिग्री 90 से छोटा नहीं है मेरे दोस्त, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखा, 45 डिग्री। तो ध्यान दो, थीटा की जगह पर अब तुम रख दो 45 डिग्री, 45 प्लस 15 60। तो ये आपका हो जाएगा, हम इधर से इसको मिटाते हैं और यहीं पे हम कैलकुलेशन कर देते हैं। 45 प्लस 15 मतलब ये हो गया 10 का 60 डिग्री अपॉन 45 माइनस 15 मतलब ये हो गया 10 का 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 10 60 डिग्री कितना बोले तो √3 और 10 30 डिग्री कितना बोले तो 1/√3। ये √3 इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ऐसे आपको तोड़ना आना चाहिए, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं आ सकता है या नहीं आता होगा। कंसेप्ट मजबूत रखना और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आंसर देना, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि इफ यदि a इक्वल टू 331, ए का वैल्यू 331, बी का वैल्यू 336 और सी का वैल्यू दिया है -667, देन द वैल्यू ऑफ मान ज्ञात कीजिए किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। कंसेप्ट बताते हैं, अलजेब्रा में आपको बताए हैं ये वाला चीज़ अच्छे से, और उस पर सवाल भी आपको करवाए हैं बेहतर। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर इसको आप नोट कॉपी में नोट कर लेना, अगर आप नोट बनाते होगे तो, नहीं बनाते होगे तो कोई बात नहीं, लिख लेना कि अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो आपको याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी क्या होगा, 0 होगा। एक तो आपको ये याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप सोचेंगे क्या कि भैया a का वैल्यू यहाँ रख देंगे जो कि कितना है 331, तो 331 का क्यूब, आपसे 9 का क्यूब याद नहीं होता है तो आप एग्जाम में 331 का क्यूब निकालेंगे, है ना, नहीं करना है ऐसे। b का क्यूब 336 का क्यूब, c का क्यूब माइनस 667 का क्यूब, नहीं ऐसे नहीं करना है। ये कंसेप्ट पे है, ये कंसेप्ट पे है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है, तो आप कहेंगे जी a प्लस बी प्लस सी 331 और 336, 300 300 631 और 36 67, 667 ए और बी का सम कितना 667 और सी का सम कितना -667। तो भाई 667 में -667 गया, क्या बचेगा 0। मतलब
इसी कंडीशन पे हमारा ये सवाल है। तो भैया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू डायरेक्ट आप क्या बता देंगे, 0, और ये वाला 0 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? देखिए इसी टाइप से आपको फोड़ना होगा सवाल को। कंसेप्ट आपके भेजा में होना चाहिए, चाहे भेजा में चाहे पेट में खाना हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कपार में ना एक कंसेप्ट आपके कपार में होना चाहिए भर भर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 और 7। ठीक है, इस टाइप का सवाल ना डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसीलिए इस टाइप के सवालों पे प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उसको भी फोड़ना ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बोला कि मॉडल सेट का मतलब भी वही होता है कि आप जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उस पर बेस तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, लैंग्वेज का टेंशन नहीं है। इफ़ मतलब यदि सबको मालूम है, और देन मतलब तो सबको मालूम है, और एक्स से तो कईयों का बहुत पुराना रिश्ता होगा। ठीक है, तो x को x रहने दीजिए। कहता है कि इफ x इक्वल टू 5 + 2 √3 5 + 2 √6 देन x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो भाई एक बात ध्यान दो, एक बात आप याद रखो। ठीक है, अगर x का वैल्यू 5 + 2 √6 है, 5 + 2 √6 है, और हमसे पूछा है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम इस टर्म को a मान लें और इसको b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b², और a² + b² इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर मतलब x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब x × 1/x, और ये हमारा x से x क्या हो जाएगा, कट कुट आ जाएगा, ये होता है। इसका मतलब हमें x का तो वैल्यू चाहिए ही, साथ में 1/x का भी वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ भी x का वैल्यू रख दे और यहाँ भी x का वैल्यू रख दे तो सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आइए आसान बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या आपको कॉन्जुगेट पेयर मालूम है? कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है समझिए ध्यान से। कॉन्जुगेट पेयर होता है, आप सबसे पहले इनका स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 2 √6 का स्क्वायर तो 4 और 4 × 24, इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इनका तो अगर x का वैल्यू 5 + 2 √6 है ना, तो 1/x का वैल्यू हमेशा 5 - 2 √6 होगा, 5 - 2 √6 होगा, 5 - 2 √6 होगा। कैसे समझिए, कॉन्जुगेट पेयर हमेशा पॉजिटिव है तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। आपको देखना क्या है कि इनका स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया ना भाई, तो अगर x का वैल्यू 5 + 2 √6 है ना, और हमें 1/x चाहिए ना, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 5 + 2 √6, और इसको हम जब रेशनलाइज कर देंगे तो 5 - 2 √6 अपॉन 5 - 2 √6, इसको रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर कुछ और नहीं, यही वैल्यू हमें मिलेगा। तो आपको कॉन्जुगेट पेयर भी समझना होगा हमेशा। तो x का वैल्यू क्या है, 5 + 2 √6, 1/x का वैल्यू क्या है, 5 - 2 √6। बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है मेरे दोस्त। तो 5 देख लो ध्यान से, 5 + 2 √6 + 5 - 2 √6, और अब ध्यान दीजिए कि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस पर क्या लगा है मेरे दोस्त, तो स्क्वायर लगा है। तो 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 100 में से ये 2 हमारा घटेगा, 98 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 98 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से हमेशा देखिए। कहता है कि इफ 3 का पावर x प्लस वाई है, 3 का पावर क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 81, और 81 का पावर क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 3। देन द वैल्यू ऑफ x का मान हमसे पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है। ध्यान दीजिए, सर्ट्स और इंडिसेट से सवाल है। ये सवाल आपको अलजेब्रा में भी देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा के कई शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अगर 3x का, अगर 3 का वैल्यू क्या दिया है x प्लस वाई दिया है बराबर कितना है 81, क्या हम 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार करेंगे तो क्या मिलेगा 81 मिलेगा। मतलब 81 का पावर क्या 3 गुना 4, सॉरी। तो भैया आपको मालूम है कि जब बेस बराबर होता है तो पावर भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप समझ गए कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिला गुरुदेव, 4 मिला। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 3 का पावर 4 और इधर क्या है x माइनस वाई बराबर, ये कुछ और नहीं तो क्या है, इसको हम 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, बेस बराबर तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और हम 4 को 1 के नीचे में ले जाए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, x प्लस वाई का वैल्यू 4 आया और x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया 1/4 आया, और हमसे पूछा है x का वैल्यू, तो जोड़ दीजिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया कैंसिल, x प्लस x क्या हो गया 2x बराबर 4 प्लस 1/4, 4 प्लस देखिए 4 प्लस 1/4 तो 4 चौके 16 और 1 17/4, और हमें x का वैल्यू चाहिए तो ये 2x का वैल्यू क्या है 17/4। मतलब 2 को इधर लेके जाएंगे, 2 को 4 के पास लेके जाएंगे, 2 को 4 के पास लेके जाएंगे तो 4 दूना 8, 17/8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि सोल्व करके आंसर लिखा जाए, नहीं। जब ऑप्शन आपके सामने होता है ना तो आप कैलकुलेशन को बीच में छोड़ के यहाँ पे आप पहुँच जाइए कि भैया यही होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। आगे बढ़ो, देखिए बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए सबके साथ, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। 4 ऑप्शन है A B C D। कहता है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल इज। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले लंबे समभुज त्रिभुज के अंतर्वृत्त जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो त्रिभुज के शेष हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई एक एग्जाम में कई बार आया है और इससे रिलेटेड सवाल आपके झारखंड के एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। इसी टाइप के सवाल को कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि इससे सवाल पूछा हुआ है तो ये भी पूछ सकता है, उसका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान दो भाई, ध्यान दो जरा, बढ़िया से ध्यान दो। कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको समझ लो बढ़िया से। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका जो ईच साइड है वो 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। कहता है कि इसके अंदर ना एक सर्कल है और सर्कल जो है तीनों भुजा को क्या कर रहा है टच कर रहा है। भाई सर्कल है तो इसका रेडियस होगा, ठीक है। कहता है कि जो एरिया हमारा बच गया है, ये वाला एरिया, तीनों कोना वाला एरिया, तीनों कोना वाला एरिया, तीनों कोना वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, फिर से सुनिए, अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या ये तीनों कॉर्नर का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा, तीनों कॉर्नर का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल जी हाँ, तो घटा दीजिए, तो ये मान लीजिए मेरा छायांकित भाग है, तो
शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। अब ले हमको रेडियस पता ही नहीं है, तो भाई समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसका रेडियस निकालने के लिए ना उसका भुजा का रेडियस निकालने के लिए इसका भुजा का सहारा लेना पड़ता है। अब याद रखिएगा, ये जो हमारा अंदर रेडियस बन रहा है इसको अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं, और इसका जो रेडियस निकाला जाता है वो अब याद रखिएगा r बराबर, ज्योमेट्री में आप लोग को बताएं भी हैं, r बराबर a/2√3 और a हमारा क्या है, a हमारा भुजा है, a हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। तो r बराबर a/2√3, जरा इसको खोपचे में ले जाते हैं और यहाँ पे तोड़ देते हैं आपको समझने के लिए। r बराबर a हमारा क्या है 24/2√3, तो भाई मेरे 2 से काट दो इसको 12 बार में, 12/√3 और इसको एक बार √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर दो, तो √3 इंटू √3 क्या 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 मतलब क्या हुआ 4√3, क्या हो गया 4√3, इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। और आपको सर्कल का रेडियस मालूम हो गया तो एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन पहले देख लीजिए, पाई हमारा ऑप्शन में एज इट इज है, मतलब पाई को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में आपका √3 का वैल्यू दिया है 1.732 दिया हुआ है, लेकिन √3 भी आपका हर एक ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब √3 को भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही देखो भाई, सवाल को ना बिल्कुल ध्यान से देखो, ऐसा नहीं कि भिड़ जाओ सवालों के साथ, नहीं, सब कुछ ध्यान से देखो। तो देखो 4 से काट देंगे 6 बार में, 24 छक्के 144 √3 हो गया हमारा, माइनस पाई आर स्क्वायर, और आर हमारा क्या है 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर कितना होगा 16 तिहाई 48, 4√3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिहाई 48, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए पाई इंटू 48। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ से 48 और 48 को कॉमन लेंगे ना भाई, तो यहाँ 48 तिहाई 144 होता है ना, तो ये बच जाएगा 3√3 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत लोग इसका ऑप्शन देख के डर जाते हैं, लेकिन नहीं, डरने का नहीं, चीज़ बहुत आसान है, आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट अब याद रखिएगा, इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जबरदस्त सवाल है, और इसी बेस पे इसी तरीका का सवाल आपका JSSC में डायरेक्ट पूछा है, तो उस लेवल का कई सवाल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो भाई, कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड बेस इज होलोड आउट। कहता है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टू रिमेनिंग सॉलिड इज व्हाट। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है क्योंकि इसमें बेस से समझ लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, कहता है कि एक 4 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाला ठोस लंब वृत्ताकार बेलन से उतनी ही ऊंचाई और तल वाला शंक्वाकार वीवर काटा गया शंकु और शेष भाग का आयतन का अनुपात क्या होगा। हमेशा ध्यान दीजिए, ये जो सवाल है ये बिल्कुल आपका बेसिक सवाल है, और ये आपका बेसिक सवाल है, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अब डाटा इसका कुछ भी होगा,
अगर लैंग्वेज ये है तो आंसर हमेशा सेम होगा। कहता क्या है कि हमारा एक सॉलिड है, और सॉलिड कैसा है? सिलेंडर है। कैसा है? सिलेंडर है जी। सॉलिड हमारा क्या है? सिलेंडर है। एक क्या है? बेलन है। एक क्या है? बेलन है। ठीक है। और इस बेलन का जितना रेडियस है और जितना हाइट है, जितना रेडियस है जितना हाइट है, उतना ही हाइट और रेडियस का, सेम रेडियस और सेम हाइट का एक शंकु को काट के निकाल देते हैं। एक शंकु को काट के निकाल देते हैं। तो जो शंकु को काट के निकाले उसका आयतन, और जो इस बेलन में भाग बच जाएगा उसका आयतन का अनुपात बता दीजिए, यही सवाल कहता है। ठीक है। तो एकदम आप यूँ समझिए कि भाई ये सवाल ना सीधा आपका एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया है। आप समझिए, जब समान त्रिज्या और ऊंचाई वाला सिलेंडर से, बेलन से समान त्रिज्या और ऊंचाई वाला शंकु को काट के बाहर निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ काटना होगा और यहाँ से यहाँ काटना होगा। ठीक है। तो ये शंकु क्या, ये वाला पार्ट क्या हम काट के बाहर निकाल देंगे, ये वाला पार्ट हम काट के बाहर निकाल देंगे, तो एक शंकु हमारा बाहर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बाहर निकल जाएगा। तो भाई ये वाला पार्ट हमारा क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, बच जाएगा। ये सारा का सारा पार्ट हमारा क्या होगा भाई, बच जाएगा। कहता है कि ये जो शंकु बाहर निकालेंगे उसका आयतन और जो पार्ट बच जाएगा उसका आयतन, दोनों का आयतन के अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, पूरा बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है, बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम समान आधार से समान ऊंचाई का शंकु काट के बाहर निकालेंगे, मतलब जितना हाइट बेलन का होगा उतना ही हाइट हमारा किसका होगा, शंकु का होगा, और दोनों का रेडियस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन के आयतन का 1/3 किसका आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा। बेलन के आयतन का 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। अगर 1/3 हमारा शंकु का आयतन होता है, 1/3 हमारा शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एक बात बताइए, जब हम शंकु को काट के बाहर निकाल लेंगे तो क्या 2/3 नहीं बच जाएगा, क्या 2/3 नहीं बच जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल 2/3 बच जाएगा। ठीक है, 2/3 बच जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1:2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक भाग होगा आपका शंकु का, एक भाग काट के निकाल लेंगे और 2 भाग आपका क्या होगा, बच जाएगा, सीधा फॉर्मूला से। वॉल्यूम वाला चैप्टर में मैंने ऐसे कई सवाल आपको डिटेल से करवाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस से कहता है कि फ्रॉम अ टावर 125 मीटर हाई, 125 मीटर हाई है टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, द डिस्टेंस बिटवीन देम। 125 मीटर ऊंचे टावर से 2 वस्तुओं के अवनमन कोण एक ही ओर का 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। कहता है कि जी ये हमारा एक टावर है और टावर का ऊंचाई कितना है, 125 मीटर। कहता है कि इधर ना 2 ऑब्जेक्ट है, एक मान लेते हैं यहाँ है और एक यहाँ है,
तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का अवनमन कोण यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखने पर और यहाँ से देखने पर कहता है कि 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि 45 कहाँ रखेंगे और 30 कहाँ रखेंगे। यहाँ तो हमारा 90 डिग्री है, यहाँ तो हमारा क्या है 90 डिग्री है। एक बात समझ लीजिए, हमेशा जब हम इधर से 90 डिग्री की ओर जाएंगे ना तो हमेशा बढ़ते जाएंगे, हमेशा बढ़ते जाएंगे। ये हमारा टावर है, हम जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया और टावर के ओर जा रहे हैं ना तो एंगल हमेशा बढ़ते 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 यहाँ पे 90 डिग्री पे आके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ तक आपको मतलब, इसका मतलब आपको ये समझना कि 30 डिग्री यहाँ होगा और 45 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ट्रेंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो ट्रेंगल ए बी सी में अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा क्या? बोलेंगे सर बिल्कुल, ये 45 है तो ये 45, क्योंकि ये हमारा कितना है 90 डिग्री है। इसका मतलब ए बी और बी सी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम आपको इतना काम आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि ए बी और बी सी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा क्या? बोलेंगे सर बिल्कुल, ये एंगल पूरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये 45 है और ये 45 है तो ये अगर 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ, तो BC भी हमारा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। और आपको मैंने बताया है हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में कि 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 60 डिग्री के सामने कौन है, BD साइड है, BD है। और 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, √3 होता है। ये यहाँ से यहाँ कितना है, √3 यूनिट लंबा है। और B से C कितना लंबा है, 1 यूनिट। तो C से D कितना हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट, √3 - 1 यूनिट। और यही पूछा है कि C से D का डिस्टेंस कितना है, C से D का डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना है, √3 - 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 125 मीटर, 125 मीटर। तो √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 125 गुना √3 - 1 मीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए हमेशा, ठीक है, घूमनी चाहिए हमेशा। आगे बढ़ते हैं।